हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 की बुक भूगोल विषय जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इस अध्याय के माध्यम से हम विश्व जलवायु का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय बहुत ही उपयोगी है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यह बेसिक कंसेप्ट से इसको समझाया गया है। ठीक है, चलिए तो आज हम यह क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और वातावरण है उसका हम अध्ययन करते हैं। जो जलवायु हमारा दो शब्दों से जल और वायु से मिलकर बना है। तो जलवायु हम लोग पढ़ेंगे कई अध्यायों के माध्यम से। पहला अध्याय है वायुमंडल, दूसरा है सूर्यातप, तीसरा है वायुदाब पट्टियाँ, पवने, उसके बाद वर्षण, उसके बाद है विश्व जलवायु, जिसमें हम पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, भूमंडलीय ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन। पर आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे वह है वायुमंडल। वायुमंडल में हम इसकी संगठन एवं संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद मौसम, उसके बाद जलवायु के तत्व पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का यह क्लास शुरू करते हैं। किताब में दिया गया है कि ज़रा सोचिए कि आप दिन में 2 बार भोजन करते हैं और करीब 4 से 5 बार पानी पीते हैं, पर आप सांस कम से कम कितनी बार लेते हैं? आप सांस प्रत्येक क्षण लेते हैं। अगर एक भी क्षण अगर सांस लेना छोड़ें तो आप करीब 1 मिनट के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो यह अध्याय यानी वायुमंडल को जानना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो हमारा जो आसपास का वातावरण है उसका अध्ययन ही वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जो तत्व होते हैं या फिर वायुमंडल जो हमारा मिलके बनता है गैसों, जलवाष्प, धूल कणों से बना है। तो चलिए सीधे हम किताबी भाषा का भी थोड़ा अध्ययन करते हैं। चलिए वायुमंडल का संगठन शुरू करते हैं। वायुमंडल का जो संगठन है, ये संगठन है या फिर कह सकते हैं वायुमंडल किन तत्वों से मिलकर बना है। वायुमंडल जो है गैसों, जलवाष्प, धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किमी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किमी की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इसमें पहला संगठन है गैस। गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किमी की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन गैस का कार्य करती हैं। ग्रीन गैस यानी जैसे वायुमंडल को गर्म रखती हैं। तो जो वायुमंडल में जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो और उसके बाद हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। यह गैसें अगर वायुमंडल में कम होंगी तो हमारा जो वायुमंडल का तापमान है वह कम होगा, पर बहुत अधिक भी हो जाएंगी तो हमारा जो वायुमंडल का तापमान होगा बहुत अधिक हो जाएगा, यानी तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा इन गैसों की अधिक मात्रा की वजह से। अतः
गैसों का अधिक होना भी सही नहीं है और इन गैसों का कम होना भी ठीक नहीं है। तो एक अच्छा कार्य यह है कि जो गैसें हमारे क्या है, हमारे जो पृथ्वी के तापमान उसको बनाए रखता है। आज के समय में क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसें हैं, ग्रीन गैसेज बोलते हैं, जिनको ग्रीन गैस बोलते हैं, उनका जो वायुमंडल में है, वायुमंडल में इनका अनुपात क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, प्रदूषण को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है। उसके बाद आगे है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति से अगर वायुमंडल में जो ओजोन है, अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं हमारे स्क्रीन पर सीधी पड़ेंगी, जिससे कि स्क्रीन रोग हो सकता है और भी शारीरिक नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगला तत्व है, अगला संगठन है वायुमंडल का जल वाष्प। जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होता है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। सोचिए कि जल वाष्प का भी कितना बड़ा हमारे वायुमंडल में योगदान है। उसके बाद अगला संगठन है वायुमंडल का धूल कण। धूल कण वायुमंडल में छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। तो धूल कण में हमारा क्या क्या आएगा, समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काएं और टूटे हुए कण। तो इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है वायुमंडल में, कि इसी जो धूल कण हैं इसी के चारों तरफ जल वाष्प संघनित होते हैं, आयनित होकर क्या होते हैं, इस पे संघनित होते हैं, मतलब जमा होते हैं, जो यही बाद में क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाले विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की दृष्टि के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल तथा बहिर्मंडल।
यानी जो हमारा वायुमंडल है इनको 5 स्तरों में बांटा गया है। ये स्तर हैं, आप ग्राफ में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। पहला क्या है, क्षोभ मंडल। दूसरा क्या, समताप मंडल। उसके बाद समताप सीमा है। उसके बाद मध्य मंडल है। उसके बाद क्या है, वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। तो 5 भागों में यह हमारा बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। ठीक है, उसके बाद बहिर्मंडल है लास्ट वाला। आगे चलते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किमी है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किमी तथा विषुवत वृत्त पर 18 किमी की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि यह तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस स्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी स्तर में होता है। तो यहाँ तक क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि वायुमंडल में कितने स्तर है, कितने स्तर हैं। उसके बाद ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, क्षोभ मंडल की जो ध्रुवों की ऊंचाई कितनी है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और सबसे अधिक जलवाष्प या फिर धूल के जो कण हैं किस मंडल में स्थित होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। आगे है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री से और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री से होता है। यहाँ पर तापमान स्थित होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किमी की ऊंचाई तक फैला होता है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किमी ऊंचाई के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर को वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा स्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस स्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी स्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 स्तरों का ही अध्ययन करते हैं। उसके बाद मौसम और जलवायु के तत्व हैं। तो जलवायु आप जानते हैं क्या होता है, लंबे समय के मौसमी दशा को जलवायु कहते हैं। यानी लंबे समय तक कोई मौसम है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु। और मौसम क्या होता है,
किसी भी जगह पर वायु के जो स्थिति को हम मौसम कहते हैं, किसी भी जगह पर वायु की स्थिति को हम मौसम कहते हैं। अगर यही मौसम लंबे समय तक कहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? जलवायु। जलवायु अक्सर करीब 30 से 50 साल तक एक समान रहता है, जबकि मौसम क्या होता है? हमेशा प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। आज कुछ मौसम रहेगा तो कल कुछ और मौसम रहेगा। तो जो इसके तत्व क्या क्या हैं? ताप है, दाब है, हवा है, आर्द्रता है, बादल है और वर्षण है। वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी के मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 9, 10 और 11 में दी गई है। जल्द ही हम उस अध्याय को भी पढ़ेंगे। तो जो मौसम और जलवायु के तत्व हैं कौन कौन से हैं? ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारा जो मौसम है, जलवायु है, बदलता रहता है। ताप जान ही रहे हैं, दाब जान ही रहे हैं, हवा जान ही रहे हैं, आर्द्रता जानते हैं, यानी वायु में उपस्थित नमी को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक है, तो हम लोगों ने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा या फिर इस अध्याय से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। तो वायुमंडल का एक बार ऊपर क्या दिखाया गया है? महत्व कि हम यह अध्याय का अध्ययन, वायुमंडल का जानकारी हमें क्यों होना चाहिए या फिर इस अध्याय का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है इसमें कि जो 32 किमी तक ऊंचाई तक जो वायुमंडल का द्रव्यमान होता है या फिर गैसों का जो द्रव्यमान होता है 99% होता है। उसके बाद वायुमंडल का संगठन दिया है। ठीक है, वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। करीब 120 किमी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। उसके बाद गैसों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जलवाष्प है, उसके बाद है धूल कण। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल की संरचना हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 5 मंडलों में बटा है हमारा वायुमंडल, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, यहाँ से ग्राफ से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। किस तरह देखिए, यहाँ से तापमान क्या है क्षोभ मंडल का? गिरता जा रहा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है। फिर ऊंचाई बढ़ रहे हैं तो एक समान कुछ दूरी पर रह रहा है। उसके बाद ऊंचाई के साथ तापमान एक बार फिर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए मध्य मंडल में तापमान क्या हुआ? फिर बढ़ के कहाँ तक गया? 0 से। फिर यहाँ से फिर मध्य मंडल पहुँच रहे हैं। फिर यह तापमान गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है और कहाँ पहुँच जा रहा है? यहाँ पर -100 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक बार फिर बहिर्मंडल में जा रहे हैं, तापमान क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ के कहाँ तक जा रहा है? देखिए यहाँ पे 0 से भी ऊपर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से भी आप अच्छे समझ सकते हैं। आइए हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वायुमंडल में क्या होती है? सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड करीब 78% पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण मंडल है जो सभी जीवों के लिए उपयोगी है। उसके बाद है समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं सब किससे संबंधित है? धूल कण से। और वायुमंडल में धूल कण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि इसी धूल कण पर क्या हमारा जलवाष्प या फिर जल की मात्रा इकट्ठी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किमी से अधिक ऊपर अगर आप जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, और यहाँ से जब यह विकिरण वापस जाता है तो यह क्या है? अपारदर्शी होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसको देख लीजिए।
वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, हो जाएगा। मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, तो मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन है, ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षा। इसके वायुमंडल की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। वायुमंडल के सभी स्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों, तो यहाँ पे जीवन संभव है इसलिए ये उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ से जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी कर लेंगे। वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें, उसके बाद वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचे और व्याख्या करें। ठीक है, तो आपको चित्र भी दिखाया था। तो यहाँ पे आपका यह क्लास शुरू हुआ, सॉरी आपका यहाँ से क्लास खत्म हुआ। तो यह अध्याय अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है।